हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। भारतीय संविधान की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी। एक क्लास सब समझिए प्रीवियस ईयर पर आधारित क्लास है और इसमें नए प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको रट लेना है और बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का अध्यक्ष से जितने भी प्रश्न बनेंगे अभी क्लियर हो जाएंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा की बात करते हैं तो जब संविधान सभा आप सोच रहे होंगे तो आपको पता होगा कि संविधान सभा की दो बैठकें हुई थी। कौन कौन सी बैठकें हुई थी? एक प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। क्योंकि यह कौन थे? यह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। 9 दिसंबर 1946 की जो है सभा हुई थी जब संविधान सभा, तो उसमें बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको चुना गया। परंतु 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद क्या होता है कि स्थायी अध्यक्ष जो जब संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है उसमें स्थायी अध्यक्ष किसे चुन लिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहां से आपसे प्रश्न क्या बनेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। जबकि स्थायी अध्यक्ष आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके हो जाएंगे। तो यहां पे क्या प्रश्न पूछा गया था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? न स्थायी पूछा गया है न अस्थायी पूछा गया। तो यहां पे आपको सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको लगा के चले आना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। या कौन होते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए जो हमने अभी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ चुका है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? जिसका अपना कोई धर्म न हो, जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं में रखता हो, धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। बताइए धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या हो? अर्थात जो धर्मनिरपेक्ष हो, अर्थात जिसका कोई अपना धर्म ना हो। तो जिन लोगों ने पहला ऑप्शन चुना वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो पहला क्या हो जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका कोई धर्म ना हो, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई धर्म ना हो, कोई धर्म को ना माने, किसी विशेष धर्म को ना माने। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या बार-बार प्रश्न पूछा गया है। यहां पर आप कंफ्यूज होकर के गलत प्रश्न करके आ सकते हैं कि संविधान अंगीकार कब होता है, संविधान लागू कब होता है। तो यहां पे एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ। तो लागू कब होता है सर, ये बताइए। 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ ये पूछा गया है। तो लागू जब पूछा जाए तो आपको क्या लगा के आना है? 26 नवंबर 1949 नहीं लगाना है। लागू हुआ पूछा है तब 26 जनवरी 1950 लगा के आना है। क्या लगा के आना है? 26 जनवरी 1950। जब आपसे पूछेगा लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950। अब यहाँ पे डाउट आपका क्लियर अभी हो जाएगा कि भारतीय संविधान अगर पूछ ले अंगीकार कब हुआ, देख सकते हैं आप लिखा हुआ है अंगीकार कब हुआ। तो अंगीकार होता है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। या आप नोट कर सकते हैं कि जब संविधान अंगीकार हुआ तो उसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार होता है, उसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। या भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अब इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से हमारे ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जो लोग जुड़े हैं उनको मिल जाएगी। भारतीय संविधान अंगीकार 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। यह प्रश्न यहां से एक प्रश्न आपका इसी दो में से आएगा आपकी बार एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? बताइए, भारत का, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस। तो लिखित संविधान की बात की जा रही कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का। तो ये आपको पता ही है कि भारत देश का सबसे बड़ा और लिखित संविधान हो जाता है। जब संविधान लिखा गया, जब संविधान लागू हुआ उस समय यह क्या है? यह भी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाता है। भारतीय संविधान क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाता है। अब यह क्या है कि भारत का संविधान जो होता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होता है। जब यह संविधान लागू हुआ था
यह आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान की बात अगर की जाए तो वर्तमान में 465 अनुच्छेद, लगभग 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां वर्तमान में। जब संविधान लागू हुआ उस समय 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, 465 हैं। जब संविधान लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद होते हैं। भारत का संविधान क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाता है, यह आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने जो है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा था, अनुच्छेद 32 को कहा था कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा कि अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में क्या है, रिट होता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर कौन थे, तो यह भारतीय संविधान के पिता होते हैं। कौन होते हैं, भारतीय संविधान के पिता होते हैं। एक प्रश्न यहां से और पूछा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। तो इन 2 प्रश्नों को आप नोट कर सकते हैं कि भारतीय संविधान के पिता कौन हैं, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पूछा जाता है आपसे संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप बी आर अंबेडकर लगा के चले आते हैं, जो आपका गलत हो जाता है। यहां पे केवल बी आर अंबेडकर के बारे में क्या लगाना है कि यह संविधान के पिता थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन संवैधानिक सलाहकार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। तो भारतीय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो यह डॉक्टर बी एन राव होते, ना कि जो होते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी एन राव होते हैं संवैधानिक सलाहकार, या आप नोट कर सकते हैं संवैधानिक सलाहकार कौन थे, डॉक्टर बी एन राव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आप अगर नए हैं भाई तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो। अभी नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन बताइए, सब्सक्राइब किया, नहीं किया फिर से कर लीजिए सब्सक्राइब। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य इस समय हैं, तो मौलिक कर्तव्य 9, 10, 11। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए, 11 होते हैं। कितने होते हैं सर, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब यह कैसे मौलिक कर्तव्य शामिल हुए, तो मौलिक कर्तव्य से यहां से प्रश्न बनेगा, आप करके आएंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं स्टडी संग्राम के संग। तो यहां पे आप क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। लेकिन वर्तमान में सर 11 है। और आखिर ये जोड़ा किस में जाता है, तो इसे भाग 4A में जोड़ा जाता है। आपसे पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51A में होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास ही की आज की बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 51A क्या है, मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 4A क्या है, मौलिक कर्तव्य शामिल हो जाते हैं भाग 4A में। और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य शामिल होते हैं, 10 शामिल होते हैं। सर 11वां कैसे आया, तो 11वां आप दे सकते हैं कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा जाता है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। आखिर 11वां मौलिक कर्तव्य था क्या, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना। यह क्या था, शिक्षा का अवसर प्रदान करना था। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं, जिनका उल्लेख किस में होता है सर, तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। अब यहां से देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है।
अभी हमने आपको पढ़ाया, अब आप इसका आंसर दीजिए। हम नहीं इसका आंसर बताएंगे। 39 गा, 51 का, 29 खा, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने प्रश्न को भी बना दिया। मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है बताइए। अनुच्छेद 51 का भी हमने आपको बताया है, अभी आपको याद नहीं रहा, अभी तुरंत नहीं याद रहा तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी बताया था कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 51A में भाग 4A में, अनुच्छेद 51A और भाग 4A में। तो वही प्रश्न तो हमने पूछा था, 51A पूछ लें या 51 का, कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है कि मौलिक कर्तव्य संबंधित किससे है, तो 51 का से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अभी हमने बताया है इसको भी, 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन। बताइए, इसमें दो प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा जाता है। जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है, जिसमें क्या है, संपत्ति का अधिकार को संविधान के अधिकार से हटा करके क्या बना दिया जाता है, वैधानिक अधिकार बना दिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा संपत्ति का अधिकार कौन सा है, तो यह वैधिक विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार हो जाता है, संवैधानिक अधिकार नहीं होता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया। ये आप याद कर सकते हैं। तो क्या होता है सर, तो आपको याद कर लेना है कि सर क्या है, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा विधिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। देखिए, मूल कर्तव्य से हम क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि अब की बार प्रश्न बनना है यहाँ से। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, JBP समिति। तो आप बताइए किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जो है क्या होते हैं, मूल कर्तव्य शामिल किए जाते हैं। यह आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या होता है। आप देख सकते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर भाग 4A में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग काफी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहां से बनता है आपके एग्जाम में। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, आपको पता होना चाहिए, या राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति आते हैं। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री आते हैं। अनुच्छेद 75 में कौन आता है, प्रधानमंत्री आते हैं। वित्त आयोग की बात की जाएगी तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग आता है। अनुच्छेद 280 में क्या आता है, वित्त आयोग आता है। तो आप वित्त आयोग के बारे में आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 280 में क्या है, भारत का एक वित्त आयोग होगा, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वह गठित होगा। तो अनुच्छेद 280 आप देख सकते हैं वित्त आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। कितनी बार हुई है, तो आपसे यहां से 3 प्रश्न तैयार होंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की अभी तक घोषणा हो चुकी है। तो उसमें हम देखेंगे कि कब कब जो है राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगा। तो अनुच्छेद 352 के तहत क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। कितने बार, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 में हुआ था।
1971 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1975 में भारत अशांति, आंतरिक अशांति हुई थी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 1962 में भारत चाइना युद्ध जब हुआ तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और आंतरिक अशांति के कारण 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल हो जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे और दो प्रश्न जो पूछे जाएंगे। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 356 संबंधित हो जाएगा। 360 क्या है, कौन सा आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगा है। अनुच्छेद 360 में क्या हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल हो जाता है। तो आपको यहां से तीनों याद कर लेने हैं कि अनुच्छेद 352 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। अनुच्छेद 356 में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन होता है। और अनुच्छेद 360 में क्या होता है, वित्तीय आपातकाल होता है। तो अभी आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, लगभग 30 से 40 प्रश्नों को हल किया। 10 प्रश्न थे लेकिन उसका सॉल्यूशन लेकर के 30-40 प्रश्न और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं सारी एक मैराथन बना करके लगभग 50 प्रश्नों की और हम आपको करवा देंगे। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बस शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।